नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा, प्रवक्ता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू चूरू आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। अपने गत वीडियो में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब से अध्याय 2 को हमने पढ़ा, उसको समझा। आज हम इसी पाठ के यानी अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए बच्चों, मैं सर्वप्रथम आपको एक बात बताऊं कि इस पाठ ये जो दूसरा अध्याय है ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस पाठ से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें एक बड़ा भी हो सकता है और कुछ छोटे भी हो सकते हैं। हम अभी देखेंगे तो आप जान जाएंगे, इन प्रश्नों को समझ में आएगा आपको। सर्वप्रथम हम लेते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका उत्तर है अफ्रीका। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा भी था कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका में हुई। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए प्रश्नों को हमेशा समझिए, नहीं है तो इसके अंतर्गत देखिए विरल जनसंख्या के क्षेत्र में आटाकामा जो कि एक मरुस्थल है तो विरल जनसंख्या का होगा। भूमध्य रेखीय चूंकि वर्षावन है, सघन वर्षावन है, अतः यहाँ पे भी कम होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम मिलेगी हमें, तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। तीसरा है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर, यानी जनसंख्या को किसी स्थान से धकेलने का कारक, यानी किस लिए जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है। जल अभाव, जल का अभाव होगा तो जनसंख्या पलायन करेगी, बेरोजगारी के कारण भी पलायन करती है और महामारियों के कारण भी पलायन करती है। तो इसमें उत्तर होगा चिकित्सा व शैक्षणिक सुविधाएं, क्योंकि ये अपकर्ष कारक होता है, यानी आकर्षित करता है जनसंख्या को अपनी तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी, ये तथ्य सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये तथ्य सही है। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही है। फिर आप इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसका गैप पॉइंट है, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये गलत है, तो ये इसका उत्तर होगा। आखिरी है, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये गलत हो गया, क्योंकि प्रथम अवस्था में तो निम्न होगी जनसंख्या वृद्धि, स्थिर अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहेगी, तो स्थिर अवस्था चलेगी। अब हम आते हैं अपने 30 शब्दों के प्रश्न उत्तरों में। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है और बड़े प्रश्न के रूप में सभी कारक एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ चूंकि भौगोलिक कारक पूछा है तो भौगोलिक कारक हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए 3 भौगोलिक कारक पूछे हैं, तो हम 3 को ही बताएंगे। इसमें आप पॉइंट वाइज भी इसका उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला है जल की उपलब्धता, क्योंकि जल जीवन का आधार है, अतः उसमें जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। भू आकृति, भू आकृति भी प्रभावित करती है। मानव जो है वो मैदानी क्षेत्रों में अपनी आर्थिक क्रियाएं ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है, अतः जनसंख्या घनत्व विश्व के समस्त मैदानी भागों में ज्यादा मिलेगा। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट जलवायु, तो मानव अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पे जनसंख्या वितरण व घनत्व अधिक मिलेगा। ये 3 बिंदु हो गए इसके। आगे, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है, क्यों होता है? तो देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व के अनेक क्षेत्र, देखिए जहां मानव को अपने अनुकूल सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि समतल मैदानी भाग, उपजाऊ क्षेत्र, अनुकूल जलवायु, यहाँ पे मानवीय बसावट
आसानी से होगी, बहुत सुगम रहता है मानव के लिए अपना जीवन यापन करना। और इसके विपरीत जहाँ दुर्गम स्थितियां हैं वहां व्यक्ति निवास नहीं कर पाता, यानी प्रतिकूल दशाओं में व्यक्ति ज्यादा निवास नहीं कर पाता, अतः वो कम बसे हुए मिलेंगे। इसका आप थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो सटीक तरीके से उत्तर आपको दिया हुआ है हमने। अब आगे हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म, मृत्यु व प्रवास। आगे इसी में हम देखते हैं अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा गया है जन्म दर और मृत्यु दर। तो बहुत आसान सा है, जन्म दर को हम प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, जो प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर में व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र है जन्म दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म यानी जीवित शिशुओं की संख्या बटा किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। इससे भाग देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। इसी तरीके से दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए, जन्म दर में प्रति 1000 स्त्रियों पे होता है सिर्फ, लेकिन मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं। सूत्र है मृत्यु दर इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। अब आगे आता है हमारे सामने प्रश्न, प्रवास के प्रतिकर्ष व अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर, अपकर्ष यानी पुल यानी धकेलने और आकर्षित करने वाले कारक। तो प्रतिकर्ष में यानी कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, ये इसके कारक हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक, जिसे हम पुल फैक्टर कहते हैं, यानी जो व्यक्ति को आकर्षित करता है। इसमें है काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा व अनुकूल जलवायु जैसे कारक व्यक्ति को एक स्थान पर आकर्षित करते हैं। अब आ जाते हैं हम बड़े प्रश्नों में। देखिए, बड़े प्रश्नों में बच्चों ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब हम सैंपल पेपर देखेंगे गत वर्षों के तो आपको ये मालूम भी चलेगा। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को ये 2-3 तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कई प्रश्नों में सिर्फ भौगोलिक कारक पूछे जा सकते हैं, किसी में सिर्फ आर्थिक कारक पूछे जा सकते हैं, या फिर ये एक बड़े प्रश्न के रूप में संपूर्ण यानी कि प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसमें हमें सभी लिखने होंगे, यानी भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक कारक। देखिए, भौगोलिक कारक में हमारे 4 बिंदु हैं। जल की उपलब्धता, जहां जल की उपलब्धता आसानी से होगी वहां पर जनसंख्या घनत्व या वितरण हमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मानव के दैनिक जीवन की आपूर्ति या दैनिक जीवन जल के द्वारा बहुत आराम से होता है। फिर है भू आकृति। तो देखिए, भू आकृति के अंतर्गत समतल मैदानों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं करने के लिए समतल मैदानी भाग सुगम स्थितियां उत्पन्न करते हैं या अवसर प्रदान करते हैं मानव के लिए। वहीं पर ही पर्वतीय क्षेत्र व वन क्षेत्र, या फिर हम ये कहें कि मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में रहना मानव के लिए बहुत मुश्किल होता है, जीवन यापन कठिन होता है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व वितरण कम मिलेगा हमें। फिर है जलवायु। तीसरे बिंदु में हम देखेंगे कि अत्यधिक उष्ण जलवायु व अत्यधिक ठंडी जलवायु, जिसमें मानव का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मानव को अपने अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है, अतः सुगत जलवायु क्षेत्र हमेशा मानव के बसावट के क्षेत्रों में रहे हैं।
और चौथा है मृदाएं। देखिए विश्व के, जैसे हम पहले हमने दूसरे बिंदु में पढ़ा, भू आकृति मैदानी भाग है और इन्हीं मैदानी भागों में उपजाऊ मृदा बहुत बेहतर अवसर प्रदान करती हैं कृषि के लिए। अतः उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हमेशा मानव जनसंख्या यानी घनत्व को प्रभावित करते हैं, वहां घनत्व ज्यादा मिलेगा। दूसरा है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में बच्चों देखिए, खनिज यानी जहां खनिज निक्षेप ज्यादा मिलेंगे वहां औद्योगिकरण ज्यादा होगा, यानी उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे। उद्योग जहां पे होंगे वहां रोजगार के बेहतर अवसर हमें मिलेंगे। अतः ऐसे क्षेत्र मानव जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, यानी आकर्षित होती है वहां जनसंख्या। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण हमेशा से जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता आया है, क्योंकि नगरों का बेहतर विकास के कारण या रोजगार के अवसर, अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन के अच्छे साधन, ये सभी सुविधाओं के कारण मानव ऐसे क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होता है। फिर है इसमें अगला बिंदु औद्योगिकरण। वही है औद्योगिक, जहां पेटियां होंगी वो रोजगार के बेहतर अवसर व्यक्ति को प्रदान करेंगी। वह रोजगार के बेहतर अवसरों के साथ वहां बसावट होगी तो अन्य जो मानव क्रियाएं हैं यानी आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी सुचारू रूप से संचालित हो पाती हैं। अतः वो सघन बसे हुए मिलते हैं। और आखिरी है इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। यानी देखिए कुछ क्षेत्रों में धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण भी जनसंख्या प्रभावित होती है, वहां ठहराव होता है। वहीं पर ही जहां सामाजिक व राजनीतिक अशांति रहेगी वहां पे व्यक्ति निवास नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में आते हैं। अब हम आ जाते हैं बड़े प्रश्नों में दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जो कि है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण, ये 2 प्रश्न है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप समझिए और इनको याद भी कीजिए। 3 अवस्थाएं पूछी गई हैं, पुस्तक में आपके दे रखा है, हमने उसी तरीके से इसको लिया है। तो देखिए 3 अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जिसके अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, अतः स्थिर जनसंख्या रहती है, ना बढ़ती है ना घट पाती है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी हम देखते हैं द्वितीय अवस्था, इसके अंतर्गत जन्म दर ऊंची बनी रहती है लेकिन समय के साथ मृत्यु दर समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। वहीं पर ही मृत्यु दर शुरू से ही कम रहती है। देखिए हमने आपको ये चित्र में समझाया था, जब हमने किताब पढ़ी थी उस समय हमने समझाया था कि जन्म दर तो देखो उच्च से निम्न की तरफ आ रही है द्वितीय अवस्था में, वही मृत्यु दर शुरू से निम्न चल रही है। अतः जनसंख्या इस अवस्था में बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी प्राकृतिक वृद्धि हम इसमें देखेंगे। और तीसरी है अंतिम अवस्था जो है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, क्योंकि व्यक्ति के शिक्षित होने के कारण उसमें परिवर्तन आता है और इस अवस्था के अंतर जनसंख्या स्थिर होती है और मंद गति से यानी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं, ये अब तक थे हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर बच्चों। अब हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि अतिरिक्त जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत जो आए हुए हैं 2016 के प्रश्न पत्रों से हम लेते हैं इनको। इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। देखिए जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या व धरातल के एक अनुपात से है। तो समझिए ये आप इसमें थोड़ा भी लिख सकते हैं और अगर आप इसको और थोड़ा लिखें बड़ा तो भी आपका सही होगा। आगे देखिए, यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन करता है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। ये इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। साथ में सूत्र भी आप लिखिए, जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इसमें कई बार बच्चों उदाहरण के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे प्रश्न आएगा उसमें हम आपको बताएंगे इसका एक उदाहरण। देखिए तो हमने उदाहरण सहित इसको प्रस्तुत किया है कि
क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 15.5 लाख है। जनसंख्या घनत्व हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 1.5 लाख बटा 100, तो इसका होगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आता है इसी प्रश्न पत्र में, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको हमने पाठ्य पुस्तक में भी बताया था, इससे पहले भी हमने आपको बताया है अभी, और ये आपके सामने है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब हम आ जाते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जाम बोर्ड पेपर 2017 में। इसमें देखिए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों में आया है जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। तो जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इसका उत्तर है। फिर है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर है अफ्रीका। देखिए टेबल में हमने आपको इसी के लिए आपके आसानी के आसान हो सके इसलिए हमने टेबल साथ में लगाई है इसके। इसमें देखिए 2010 और 15 में आप देखिए विश्व में 1.2 है अनुमानित जो जनसंख्या वृद्धि है। अफ्रीका में 2.6 है जो कि सभी देशों से सबसे ज्यादा है, वह महाद्वीपों में सबसे ज्यादा है। वह आप देखिए इसमें आपसे सब सर्वाधिक भी पूछा जा सकता है और सबसे कम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम में देखिए बच्चों यूरोप है 0.1। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यांत्रिक ऊर्जा की उपलब्धता से कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, पहला। दूसरा, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार व स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को घटाने में अपना योगदान प्रदान किया। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पत्र 2018। इसमें देखिए उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका उत्तर है 85%। फिर दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनसंख्या घनत्व के कोई 4 कारण लिखिए। देखिए 4 कारक आपको लिखने हैं और छोटे प्रश्न में है ये, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आपसे बिंदुओं के रूप में इसको समझा सकते हैं। यानी स्वास्थ्यप्रद जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मृदा व औद्योगिक विकास के साथ अनुकूल दशाओं के कारण उच्च जन घनत्व पाया जाता है। फिर अगले में आते हैं, सन 2001 में विश्व की जनसंख्या थी। तो विश्व की जनसंख्या थी 613.7 करोड़। अब हम आ जाते हैं इसी में हमारा बड़े प्रश्न के रूप में देखिए आया एक प्रश्न हमारा, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। हम पाठ्य पुस्तक के समय भी आपको इसको समझाया था, अभी मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर थे उसमें बताया, तो ज्यादा आपको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बस आप ध्यान में रखिए कि ये बोर्ड में इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। 3 अवस्थाएं हैं, ये आपको बताया हुआ है हमने। और अगले प्रश्न में हम देखते हैं, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 6 कारकों का विस्तार से विवेचन कीजिए। देखिए बच्चों इसमें समस्त कारक भी पूछे जा सकते हैं, कोई एक कारक जैसे भौगोलिक कारक भी पूछा जा सकता है या आर्थिक कारक भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक नए प्रश्न के रूप में देखिए 6 कारक पूछे हैं, तो 4 कारक हमारे भौगोलिक हो जाएंगे और 2 कारक हमारे आर्थिक हो जाएंगे। आर्थिक में 3 कारक हैं लेकिन 6 ही पूछे हैं, तो हम 2 ही कारक बता देंगे, हमारा उत्तर सही होगा। और इनको बिंदुवार तरीके से आप दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्क्स हम अच्छे स्कोर कर पाएंगे इसमें।
अब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी एग्जाम के 2019 के प्रश्न पत्र में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या हमें सबको पता है, चीन इसका उत्तर होगा। और इसके साथ ही हमने टेबल भी आपके सामने प्रस्तुत की है, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। हमने ऊपर से नीचे तक यानी अधिक से कम की तरफ हमने 5 देशों को इसमें दर्शाया है। आगे प्रश्न में हम आते हैं। एक जिले की, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कई बार जनसंख्या घनत्व को उदाहरण के रूप में पूछ लेते हैं। ये देखिए 2019 के प्रश्न पत्र में इसी तरीके से पूछा गया है प्रश्न। एक जिले की जनसंख्या 10 लाख और क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर है, उस जिले की जनसंख्या घनत्व की गणना करें। उदाहरण के रूप में है तो इसका उत्तर आप अच्छे तरीके से दीजिए। उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर है, वह जनसंख्या आपकी 10 लाख है। तो सूत्र लगा के हम इसे निकालेंगे, घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इसी तरीके से जनसंख्या 10 लाख और क्षेत्रफल बटा 5000, तो उत्तर होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगले प्रश्न में हम आते हैं। गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। अप्रत्याशित वृद्धि के 3 कारक कौन से थे? तो देखिए 3 कारक कौन से होंगे। मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, देखिए जितनी जनसंख्या है उसकी खाद्य आपूर्ति अगर सुनिश्चित रहती है, यानी खाद्य आपूर्ति प्रॉपर हो पाती है, तो जनसंख्या वृद्धि सही तरीके से आगे बढ़ेगी। तीसरा है औद्योगिक विकास, क्योंकि औद्योगिक विकास के साथ कई अन्य अवसर खुल जाते हैं, अतः जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में ये कारक जिम्मेदार होता है। फिर है अगला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक ही है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या व धरातल के एक अनुपात से है। इसको 1 नंबर के प्रश्न में बच्चों पूछा गया, तो आप यहां तक लिख के आगे भी जा सकते हैं कि यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। अगर आप इनको इन 2 पंक्तियों को लिख दें तो भी आपका उत्तर सही होगा, और अगर पूरा लिखते हैं तो भी सही है, क्योंकि 1 नंबर में ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अतः ज्यादा बड़ा ना करके हम इसे इतना भी कर सकते हैं। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो ये देखिए इसका उत्तर हमें मालूम है, प्रथम चीन है, भारत दूसरे स्थान पर है। अब देखिए 2020 का बोर्ड का प्रश्न पत्र, इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न आपका, अप्रवास से आप क्या समझते हैं? तो अप्रवास, अप्रवास यानी कि व्यक्तियों का अपने मूल स्थान से या फिर उद्गम स्थान से अन्य स्थान की तरफ जाना अप्रवास कहलाता है, और व्यक्ति को हम अप्रवासी कहते हैं। फिर है, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए आगे आती हमारे 2020 के प्रश्न पत्रों में, देखिए ये भी उदाहरण के रूप में हमें मिल गया। आर्थिक कारक पूछे हैं तो सिर्फ आप इसके उत्तर आर्थिक कारक के रूप में दीजिए। कारक है आपके खनिज, नगरीकरण व औद्योगिकरण, ये आपके उत्तर होगा इसमें। इसमें आगे देखिए, जनांकीय संक्रमण की जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये हम आपको पाठ्य पुस्तक के समय पूरी डिटेल के साथ हमने आपको समझाया था। आपको अवस्थाएं लिखनी है बच्चों, वो अवस्थाएं आप लिख दीजिए। बिंदुवार तरीके से लिखेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है, अच्छे तरीके से हम इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। बहुत छोटे रूप में करना है, कोई 2 कारक ही बताने हैं। देखिए 1-1 नंबर के हैं दोनों कारक, तो छोटे रूप में ही हमें इसका उत्तर देना है, ज्यादा नहीं देना हमें। किसी भी हम 1-2 कारकों को हम बता सकते हैं। फिर है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो भौतिक कारक हमारे 4 ही हैं। इसके अंतर्गत हमारा कौन से हैं? एक तो है भौगोलिक, हमारी जो जलवायु है
उपजाऊ मृदा है, जल की उपलब्धता है, तो ये हमारे भौगोलिक कारकों में आते हैं। समतल मैदानी भाग, तो 4 हमारे इसमें भौतिक कारक हैं, उनको आप बता दीजिए, तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। अब देखिए 2021 ये प्रश्न पत्र, मतलब ये बोर्ड एग्जाम्स हमारे हुए नहीं थे कोविड के कारण, लेकिन मॉडल पेपर हमारे पास में उपलब्ध थे। तो उन्हीं मॉडल पेपर में से आप ये देखिए, प्रश्न लगभग वही निकलेंगे मॉडल पेपर के अंदर भी, लेकिन मैप यानी मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। तो ये जो देश हैं इन्हें हमें मानचित्रों पे दर्शाना है। तो देखिए इसमें हमने आपको दर्शा रखा है बांग्लादेश, चीन, जापान व दक्षिणी कोरिया। इस प्रकार हम इसे दर्शा सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, ये मॉडल टेस्ट पेपर से ही लिया हुआ है। प्रश्न वही है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक कारक हैं, 4 नंबर के बड़े प्रश्न के रूप में इसे दिया हुआ है ये मॉडल टेस्ट पेपर में। फिर तो हमें उत्तर आर्थिक कारक ही हमें लिखने हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं, तो ये 1 नंबर देखिए, जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं ये आप बताएंगे। फिर निम्नलिखित कारकों के आधार पर विश्व में जनसंख्या वितरण को उदाहरण सहित समझाइए। जो कारक हैं उनमें कारक इन्होंने दे रखे हैं, आपको इनके साथ उदाहरण प्रस्तुत करने, यानी आपको इन पॉइंट्स को तो डिस्क्राइब करना ही है, इन पॉइंट्स को आपको विस्तार से बताना है, लेकिन साथ में बच्चों उदाहरण भी देना है। यानी अवस्थिति, अवस्थिति यानी जो हमारे उच्चावच है यानी मैदानी भाग, तो उसको हमें उदाहरण सहित समझाना है। विश्व के समस्त मैदानी भागों में आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हो। जलवायु, तो जलवायु के बारे में आप बताइए, और धरातल, इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये अन्य है, इन सबसे अलग थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं इन्हें। विश्व में दूसरा जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, हमें इसका नाम बताना है। तो भारत है, प्रथम चीन है, दूसरा भारत होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है, तो ये है बांग्लादेश के अंतर्गत। फिर है सन 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ये थी 613 करोड़। आगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। फिर इसी प्रकार आगे देखते हैं, सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, उत्तर है 714 करोड़ थी। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा है, किस प्रदेश में है, तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण इसके उत्तर पूर्वी भाग, जिसे महान झील समूह क्षेत्र कहते हैं, कि इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर है उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, इसका उत्तर है 85%। ये 2016 के बोर्ड प्रश्न पत्र में देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, आपको याद हो तो। अगला, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है, तो यह तृतीय अवस्था में आता है। द्वितीय से तृतीय अवस्था में अब वो एंटर कर चुका है, यानी प्रवेश कर चुका है। उत्तर हमें तृतीय अवस्था ही लिखनी होगी। और इसी प्रकार से देखिए आगे भी बड़े प्रश्न के रूप में, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बहुत बड़ा भी उत्तर हमें इसका नहीं देना, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि संक्षिप्त देना है देखिए, नहीं तो इसका इनकी पूर्णतः यानी विस्तार पूर्वक आपसे पूछा जाता। तो हमारे जो आर्थिक कारक हैं, यानी कि कृषि, यानी आपके जो औद्योगिक स्थितियां, जो कृषि क्षेत्र है, खनिज, नगरीकरण व औद्योगिकरण, परिवहन का प्रारूप, ये सब इसमें शामिल है। तो ये इसके आर्थिक कारकों के रूप में आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आज हम अपना दूसरे अध्याय समाप्त करते हैं। गत कुछ समय में हम बहुत ही धीरे चले, कारण था चूंकि सिलेबस का उपलब्धता हमारे पास नहीं थी। चूंकि अब हमारे पास बोर्ड द्वारा
सिलेबस उपलब्ध हो गया है, अतः हम अपनी अब गति तेज करेंगे। नेक्स्ट तीसरे अध्याय को लेके आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।